हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, विज्ञान के पूरे सीरीज का ये पहला पार्ट है, ये पहला वीडियो है और इसी क्रम में अब आपको प्रतिदिन जो है अलग अलग पार्ट में विज्ञान की वीडियोस आती हुई दिखेंगी। तो चलिए आज के क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये असल में क्लास 8 का टॉपिक नहीं है। गति और विराम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गति और विराम जो चैप्टर है ये आपको क्लास 9th का जो है पहला चैप्टर है। आपको ये क्लास 9th के फिजिक्स के बुक में देखने को मिल जाएगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप चूंकि क्लास 8 में पढ़ते हैं तो आपको इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको जीरो नॉलेज है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा सा पहले बेसिक करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन को करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है, एफर्टलेस तरीके से। यानी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पहले बेसिक समझ लेंगे। प्यारे बच्चों, आप जब इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं तो आप अपने पास एक कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे, आज की डेट डाल देंगे और फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट करते जाएंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है गति और विराम। गति और विराम। गति और विराम से आप क्या समझते हैं, पहले ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि गति और विराम से आपकी क्या समझ है। यदि आप किसी सड़क पर एक कुत्ते को सोते हुए पाते हैं तो आप कहते हैं कि भैया ये विराम कर रहा है, मतलब रुका हुआ है। यदि आप एक ट्रेन को चलते देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये गति में है। ट्रेन के अंदर बैठा यात्री जो है वो भी गति में है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन विज्ञान में ये गति और विराम से संबंधित जो पद हैं उसमें थोड़ा सा मैं कुछ और नॉलेज आपको ऐड कर देता हूं, ठीक है। शायद आपको सुन के आश्चर्य होगा कि विज्ञान गति और विराम को किस तरीके से समझता है और आपको भी उसी तरीके से समझना होगा यदि प्रश्न हल करना हो तो, ठीक है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। प्यारे बच्चों, गति की परिभाषा होती है, पहले अगर परिभाषा देख लें फिर उदाहरण से समझें कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, यहां पे मैं एक और चीज जोड़ देता हूं, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, कोई एक निश्चित बिंदु है मान लीजिए और कोई एक वस्तु है, तो इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब वो समय के साथ, यानी समय बदल रहा है, उसके साथ जब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है तो फिर उस वस्तु को गति में समझा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया परिभाषा। आइए इसको अब उदाहरण की सहायता से समझते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पास ना एक मान लीजिए ये रिमोट है, हाँ, और ये एक पेन है, ठीक है। आप समझिएगा बात को। इस रिमोट को मैं मान लेता हूं एक निश्चित बिंदु और ये दूसरा वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है। इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष ये वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में, आप देखिए, परिवर्तन कर रहा है। अब आप कहेंगे सर कैसे माने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है? स्थिति मतलब प्यारे बच्चों, मान लीजिए अभी इस रिमोट और ये जो पेन है इसकी दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए जैसे जैसे समय बदल रहा है इस बिंदु के सापेक्ष इसके स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है, यानी इसका दूरी भी बढ़ता जा रहा है। बोलिए हाँ या ना? बढ़ रहा है ना? इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ आप ध्यान से देखिएगा तो
इसके और इस पेन के स्थिति में ये देखिए परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। बोलिए हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये जो पेन है ये इस रिमोट के सापेक्ष गति में, ठीक है, इस रिमोट के सापेक्ष किस में है, गति में है। प्यारे बच्चों, बगल में यहाँ माइक रखा हुआ है। जब मैं इस पेन को इधर लेके जा रहा हूं तो आप एक बात बताइए कि क्या आप समझिएगा, क्या इसके सापेक्ष क्या ये गति में है? तो मैं सिंपल देखूंगा कि क्या समय के साथ स्थिति में यानी दूरी में परिवर्तन हो रहा है। आप कहेंगे जी सर होता तो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दूरी। तो बिल्कुल हाँ, इसके सापेक्ष भी ये किसमें है, गति में। ठीक है, ये किसमें है, गति में। कोई कष्ट? एक और छोटा सा कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए कि मैं इस पेन के ऊपर एक कैप लगा देता हूं, बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं हुआ, फिर से स्थिति सेम है। यहां पर एक रिमोट है, ये पेन है, समय के साथ ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करता जा रहा है। तो इसके सापेक्ष, इस रिमोट के सापेक्ष ये जो पेन है ये किसमें होगा, ये गति में होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कैप के सापेक्ष, ये जो कैप के सापेक्ष क्या पेन की स्थिति में कोई बदलाव हो रहा है? मैं इसके सापेक्ष लेके जा रहा हूं तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भैया कैप और जो ये आपका पेन है इसके सापेक्ष, इस कैप के सापेक्ष इस पेन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसके सापेक्ष ये किसमें है, विराम में। इसके सापेक्ष ये किसमें है, विराम में है। इसके सापेक्ष ये किसमें है, विराम में। ठीक है, इसके सापेक्ष ये किसमें है, अब आप देखिए बताइए, ये गति में, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसके सापेक्ष ये किसमें है प्यारे बच्चों, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब गति में। समझ गए बात को, समझ गए बात को। आप घर से दिल्ली चले जाते हैं तो घर के सापेक्ष आप गति में हैं, लेकिन आपके जेब में पड़ा हुआ 100 का नोट जो है उसके सापेक्ष तो आप विराम में हैं, क्योंकि उस 100 के नोट और आपकी स्थिति में, आपकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आप समझ गए गति क्या है प्यारे बच्चों। ये था आपका गति का परिभाषा, और विराम ठीक इसके विपरीत होता है। यदि स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे, टेबल पे आप एक कलम रख दीजिए और छोड़ दीजिए, तो वो किस में आ जाएगा, उस टेबल के सापेक्ष वो किस में आ जाएगा, विराम में आ जाएगा। तो एक था गति और दूसरा विराम है। प्यारे बच्चों, दोनों रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। एक के बदले दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती है। गति की तुलना करनी हो तो किसके सापेक्ष की जाएगी, विराम के सापेक्ष। विराम की तुलना की जाए तो किसके सापेक्ष की जाएगी, गति के सापेक्ष। दोनों रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्षिक हैं। जब भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा कौन एक दूसरे के सापेक्षिक है, उसमें हमेशा यही ऑप्शन ढूंढ के टिक लगा देना है। समझ गए बात को। ये था आपका गति और विराम। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका गति और विराम से संबंधित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सापेक्षिक है। अभी तुरंत मैंने आपको हिंट दिया था। ऑप्शन है गति और विराम, चाल और वेग, समय और चाल, दूरी और विस्थापन। सर अभी तुरंत आपने बताया गति और विराम जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक दूसरे के सापेक्षिक हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों, गति कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति का मतलब हुआ, मान लीजिए कि कोई एक मोटर कार है, ठीक है, कोई एक मोटर कार है और वो जो गति करता है उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। उसको हम कौन सी गति कहते हैं, सरल रेखीय गति। ठीक है, इसके अलावा वृत्तीय गति भी होता है प्यारे बच्चों। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक फिक्स्ड पोजीशन में क्या करता रहे प्यारे बच्चों, क्या करता रहे, गति करता रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। एक होता है प्यारे बच्चों घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन गति कोई भी वस्तु अपने आंतरिक अक्ष, जैसे आप देखेंगे जो ग्लोब होता है, ग्लोब प्यारे बच्चों, ग्लोब में एक कील लगा रहता है, वो उसी के चारों ओर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो वो आपका हो गया, जो ग्लोब है वो कौन सा गति करता है प्यारे बच्चों, घूर्णन गति। इसके अलावा एक और गति होता है प्यारे बच्चों, वो होता है दोलन। दोलन आपको पता है, जैसे घड़ी में एक पेंडुलम या लोलक जिसको कहते हैं उसकी गति होती है। एक पेंडुलम इस तरीके से लटका रहता है और ये यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इस तरीके से गति करता रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको जरा सा नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे
कुछ गति के उदाहरण है जो मैंने आपको बताया, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। आज का हम लोगों का दूसरा प्रश्न है, मोटर कार की गति कौन सी गति है? सर अभी तुरंत आपने पढ़ाया कि मोटर कार की जो गति है वो एक सरल रेखीय गति है। ऑप्शन नंबर डी बहुत प्यारा आंसर है और ये सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर घूमना कौन सी गति है? उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर घूमना कौन सी गति है? घूर्णन गति, आवर्त गति, वृत्तीय गति या दोलन गति? प्यारे बच्चों, जब किसी फिक्स्ड बिंदु के चारों ओर कोई वस्तु गति करता है तो उसको हम लोग कौन सी गति कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्तीय गति। लट्टू का घूमना, अब देखिए लट्टू अपने ही केंद्र पे घूमता है, इस तरीके से लट्टू होता है, अपने ही केंद्र पे घूमता रहता है, ये आपका हो जाएगा घूर्णन गति। कौन सा गति हो जाएगा प्यारे बच्चों? घूर्णन गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम की गति कौन सी गति? अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, पेंडुलम इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से पेंडुलम जो है वो गति करता रहता है। ठीक है, इस तरीके से एक माध्य स्थिति, इसी के इर्द गिर्द वो सेम दूरी पे क्या करता रहेगा? गति करता रहेगा। इसको हम लोग दोलन या आवर्त गति भी कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पेंडुलम या लोलक की जो गति है प्यारे बच्चों, वो आवर्त या दोलन गति हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है कि दोलन का समय काल क्या कहलाता है? दोलन का समय काल क्या कहलाता है? एक दोलन में लगा समय, दो दोलन में लगा समय, अनंत दोलन में लगा समय, कोई नहीं। तो दोलन का समय काल का मतलब हुआ जब वो एक बार पूरा दोलन कर जाता है प्यारे बच्चों, एक बार, तो इसी को बोला जाता है दोलन का समय काल। कितनी बार जब कर जाए? जब एक बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक लोलक जो है, लोलक, वो 5 सेकंड में, लोलक जो घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है ना, इस तरीके से, उसको लोलक आप मान सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जो घड़ी में इस तरीके से झूलता रहता है ना, दोलन करता रहता है, तो वो 5 सेकंड में, आप देखिए ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें समय को हम टी से दिखाते हैं, जिसमें समय दिया हुआ है 5 सेकंड और दोलन कितनी बार कर रहा है? दोलन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? दोलन की संख्या है 20। दोलन की संख्या कितनी है? 20। तो समयावधि पूछ रहा है प्यारे बच्चों। क्या पूछ रहा है? समयावधि। ठीक है, बताइए समयावधि क्या होगा? तो समयावधि का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, समय बटा दोलन की संख्या। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लिख लीजिएगा, समय बटा दोलन की संख्या। तो समय कितना है प्यारे बच्चों? तो आप बोलेंगे सर 5 है। दोलन की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 20 है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4। ऑप्शन में 1/4 तो है नहीं, 4 है, लेकिन वो होगा नहीं, तो इसको हमको दशमलव में बदलना पड़ेगा। 4 से 1 को भाग देंगे, कटेगा नहीं, दशमलव का आएगा 0। 4 से 2 बार में घटाएंगे, 10 में 8 गया 2, कट गया 0, 4 पंचे 20, 0.25। बड़ा ही प्यारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय, आपका सही आंसर होगा 0.25 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला, क्योंकि आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप बहुत चीजों को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि सदिश राशि होता क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नाम आएंगे प्यारे बच्चों, एक आएगा आपका सदिश और एक आएगा आपका अदिश। ठीक है, नाम में ही लगा है अ, और आपको बता देता हूं अ का मतलब होता है ये एक नहीं, और दिश का मतलब होता है दिशा। ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप साइंस में फिजिक्स टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी। भौतिक राशि यानी ऐसी राशि जिसको मापी जा सकती है। जैसे आप नाम सुने होंगे चाल का, वेग का, समय का, दूरी का, त्वरण का। ठीक है, इसमें कुछ नाम नहीं भी सुने होंगे, आप सुनेंगे, कार्य का, ऊर्जा का,
शक्ति का, दाब का, संवेग का, इस तरीके का जब आप नाम सुनेंगे, द्रव्यमान सुनेंगे, इस तरीके का जो आप नाम सुनेंगे, इसी को भौतिक राशि बोला जाता है। और इसी भौतिक राशि को दो भाग में बांटा गया है, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश। सदिश किसको बोला गया प्यारे बच्चों? सदिश उसको बोला गया जिसमें परिमाण और दिशा, जिसमें क्या क्या हो प्यारे बच्चों? जिसमें परिमाण और दिशा। अदिश किसको बोला गया? जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है, क्या नहीं हो? दिशा नहीं हो, उसको बोला जाता है अदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको क्या बोला जाता है? सदिश राशि। सर दिशा तो हम समझ रहे हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, परिमाण क्या होता है? तो अभी मैं आपको बता देता हूं परिमाण का मतलब क्या होता है। आप मार्केट जाते हैं और मार्केट जाके आलू खरीदते हैं 5 केजी। कितना खरीदते हैं? 5 केजी। तो ये जो 5 केजी में ये जो 5 है ना प्यारे बच्चों, इसी को परिमाण बोला जाता है। परिमाण एक संख्या होता है, ठीक है, जो वस्तु की मात्रा को बताता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भैया यहां से पटना की दूरी, यानी भागलपुर से पटना की दूरी 200 किलोमीटर है, तो इसमें संख्या कौन सा है? 200। तो यही 200 आपका परिमाण हो जाएगा, यही 200 क्या हो जाएगा? परिमाण। तो बोला ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण यानी संख्या तो हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि, ठीक है। अब सदिश राशि का कुछ उदाहरण, चूंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा नहीं, आप यहां से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कुछ सदिश राशि के उदाहरण। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वही लिखा रहा हूं। भार, कोणीय वेग, इत्यादि इत्यादि। इतना काफी है। अदिश राशि में आपको लिखना हो तो लिख लीजिए दूरी, चाल, समय, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, एक और इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान, इत्यादि। ये आपको याद रख लेना होगा, ये आपको याद रख लेना होगा। सिंपल है, एक को याद कर लीजिए दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। एक को याद कर लीजिए दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सारे सदिश राशि हैं, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसमें परिमाण भी होगा, परिमाण का मतलब संख्या, इसमें दिशा भी होगा, इसमें दिशा भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे सदिश राशि। आइए जरा क्वेश्चन को करके देखते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ऑप्शन विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, विस्थापन। सर अभी तुरंत आपने पढ़ाया, सदिश राशि में ढूंढ लेते हैं बल, वेग, विस्थापन। ये रहा विस्थापन। अब आइए पीछे, सदिश राशि पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आज का हम लोगों का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अब जब आप याद कर लेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। विस्थापन ये सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, ठीक है, आवेग भी सदिश राशि है, चाल जो है वो अदिश राशि है, और क्वेश्चन में पूछा भी गया है अदिश, तो ये सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है किसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है? अभी तुरंत सर आपने पढ़ाया परिमाण और दिशा जिसमें होगा वो होगा सदिश। वो क्या होगा? सदिश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। आप ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा,
चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है सर, अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, फिर याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब मैं आधा हिंदी लिखा हूं, आधा इंग्लिश लिखा हूं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर। याद रखिएगा प्रति, यानी प्रति का मतलब होता है बटे, और मैं बटे से ऊपर लेके चले जाऊंगा किसको? सेकेंड को। जैसे ही बटे के इसके ऊपर इधर मीटर के पास लाऊंगा, इसके माथे पे आ जाएगा -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, सेकेंड को SEC ना लिख के केवल S भी लिखा जाता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सब चाल के मात्रक हैं, आप एकदम याद रखिएगा। और कौन सा मात्रक है? SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। कौन सी राशि है? अदिश राशि। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेग जो वेलोसिटी होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, वेग का SI मात्रक प्यारे बच्चों, तो वेग जो है वो इसी चाल का मित्र है। चाल का मित्र है वेग। अंतर इतना है कि चाल अदिश राशि होता है और वेग सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, तो जब भाई इसी का है तो SI मात्रक भी सेम होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। दोनों भाई है। कौन दोनों भाई है? सर चाल और वेग। चाल और वेग दोनों भाई है। अंतर भाई में कितना कितना है? ये अदिश है, ये सदिश है, मतलब सदिश है। ठीक है, चाल और वेग। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब एक बात समझिएगा प्यारे बच्चों, कि दूरी और विस्थापन फिर भाई भाई है। ठीक है, आप याद रखिएगा दूरी और विस्थापन भाई भाई है। यहां से पटना की दूरी जो आप बोले, यहां से मान लीजिए पटना की दूरी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर है ये दूरी का मात्रक है, लेकिन अगर आपसे दूरी का SI मात्रक पूछेगा तो वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। विस्थापन का भी SI मात्रक क्या होता है? मीटर। आप सुन के लिखते जाइएगा एकदम पॉइंट बना के। विस्थापन का भी SI मात्रक क्या होता है? विस्थापन का SI मात्रक जो है वो क्या होता है? मीटर ही होता है, M से दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक राशि का मान -0.6 मीटर प्रति सेकेंड है तो वह राशि होगी। क्वेश्चन करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। मीटर प्रति सेकेंड किसका SI मात्रक होता है? सर अभी तुरंत आपने दिखाया कि मीटर प्रति सेकेंड, यहां पे लिखा हुआ है सर मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है चाल का SI मात्रक, और चाल का ही एक भाई क्या होता है सर? वेग। तो मीटर प्रति सेकेंड या तो चाल होगा या तो वेग होगा। ऑप्शन में दोनों है। अब हमको एक छांटना है। हमको क्या करना है? एक छांटना है। इसको छांटने के लिए अब हम एक बात और समझ लेंगे प्यारे बच्चों। अभी तुरंत हम लोगों ने थोड़ा देर पहले दो राशि की बात की थी, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। सदिश और अदिश। आप याद रखिएगा जो अदिश राशि होगी ना प्यारे बच्चों, इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। और जो सदिश राशि होगा प्यारे बच्चों, इसका मान पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा। कब, कहां, कैसे, क्यों अभी समझना नहीं। सदिश राशि धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। अदिश राशि केवल धनात्मक। समझ गए बात को? इतना बात याद कर लीजिएगा। तो सर चाल भी हो सकता है और वेग भी हो सकता है, लेकिन सर यहां दिख रहा है माइनस। और सर अभी आपने बोला कि माइनस केवल कौन सा राशि होगा? सदिश। तो अब सर हमको इतना पता करना है कि चाल और वेग में सदिश कौन है। तो सर अभी तुरंत आपने पीछे पढ़ाया था
कि वेग जो है वो सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो सर ये माइनस ने भांडा फोड़ दिया, इस माइनस ने बता दिया कि ये मीटर प्रति सेकेंड जो है वो वेग है। क्या है? वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कैसी दूरी? तो बोला न्यूनतम, मतलब सबसे नजदीकी दूरी को क्या कहते हैं? अब एक बात समझिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये ए बिंदु है और कोई व्यक्ति इस बिंदु से चलता हुआ इस रास्ते से होता हुआ बी बिंदु पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बी बिंदु पर। मान लीजिए ये 2 किलोमीटर चला, इधर ये 4 किलोमीटर चला, इधर ये 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में उसने कुल कितनी दूरी तय की? 2, 4 और 3 को जोड़ देंगे, 4, 3, 7, 2, 10 किलोमीटर की दूरी तय। कितना दूरी तय किया प्यारे बच्चों? 10। अब आप जब कोचिंग जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो रोड जैसे जैसे जाता होगा आप तो वैसे वैसे ही जाते होंगे। बोलिए हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है बजरंगबली बन के आप एकदम नाक के सीधे में चल लीजिएगा। जैसे जैसे रास्ता गया है वैसे वैसे आप जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप एकदम मूल पथ पे, जो रास्ता है उस पे चलते हैं तो उसको बोला जाता है दूरी, जब आप मूल पथ पे चलते हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस दो बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो जैसे ही न्यूनतम दूरी आया उसको बोला जाता है विस्थापन। उसको क्या बोला जाता है? विस्थापन। और किसी भी दो बिंदु के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है तो उस दो बिंदु के बीच में हमेशा एक सरल रेखा खींच दीजिए, यही उसका विस्थापन हो जाएगा। यही उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 8 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा की ओर 6 मीटर चलता है, विस्थापन का मान क्या होगा? दिशा का ज्ञान तो आपको होगा ही। एक व्यक्ति पूरब की ओर 8 मीटर चल रहा है, ये है पूरब, ये पूरब है, 8 मीटर चल रहा है। फिर उत्तर की ओर चल रहा है 6 मीटर, तो विस्थापन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अभी तुरंत मैंने आपको समझाया, एक बिंदु हो गया ये, एक बिंदु हो गया ये, और इस दोनों बिंदु के बीच यदि आपको विस्थापन ज्ञात करना है तो एकदम सीधा लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। देखिए ये मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मिटा देता हूं। एकदम सीधा लाइन खींच दीजिए यहां से और इसको इस तरीके से मिला दीजिए। तो ये होगा सबसे न्यूनतम दूरी, इसी को विस्थापन कहेंगे। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब लंब दिया है 6 और आधार दिया है 8, तो 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब ये जो स्क्वायर है सर, ये जब इस तरफ आएगा, क्योंकि हमको केवल कर्ण निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, तो स्क्वायर जैसे ही दूसरी तरफ आता है तो वो रूट हो जाता है। तो 36 + 64 हो जाएगा सर 100, और 100 का रूट होता है 10। ऑप्शन ढूंढ के सर टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस भौतिक राशि का मान शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? सर अभी तुरंत आपने समझाया कि सदिश राशि जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो सदिश राशि तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। जब ऑप्शन में नहीं दिया तो हम ये देखेंगे कि इन चारों भौतिक राशि में सदिश राशि कौन है? चाल सर अभी तुरंत आप पढ़ाए अदिश है, दूरी अदिश है सर, विस्थापन सदिश है सर, समय अदिश है सर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन का चाल, चाल को इंग्लिश में प्यारे बच्चों कहते हैं स्पीड। अब देखिए नाम से भी कभी कभी ऑप्शन छट जाता है। वाहन का चाल मापने वाला यंत्र जो गाड़ी में लगा रहता है, जो आप देखते होंगे, वो जो 0 से काटा बढ़ के 90, 100, 150 पे जाता है, तो जो वाहन का स्पीड चाल मापा जाता है किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्पीड शब्द और स्पीडोमीटर याद रखिएगा, स्पीड और स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाएगा, चाल मापा जाएगा। ठीक है,
और ओडोमीटर से क्या मापा जाएगा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ओडोमीटर से दूरी मापा जाएगा। आप देखिएगा आपके गाड़ी में एक मीटर लगा होता है जिसमें बताता है कि अब आप 10,000 किलोमीटर अपने बाइक को चला चुके हैं, तो वो जो दूरी मापने वाला यंत्र गाड़ी में लगा है उसको क्या कहेंगे, ओडोमीटर। यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा, स्पीडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं कि किसी भी वस्तु का अधिकतम चाल कितना हो सकता है। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इस धरती पर अगर इस ब्रह्मांड में किसी चीज का स्पीड है अभी तक जो हम लोगों को ज्ञात है, वो है लाइट का स्पीड, प्रकाश का स्पीड। प्रकाश का वेग जो है वो सबसे तीव्र होता है और वो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। ये तीनों अदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। औसत चाल किसके बराबर होता है, सर अभी तुरंत आपने बताया था चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो औसत जब लग जाएगा तो फॉर्मूला में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, दूरी बटा समय ही रहेगा, बस इसके पहले लगा देना है कुल और इसके पहले भी लगा देना है कुल, यानी कि सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का था ये आपका 20 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके थोड़े बहुत बेसिक बता दिए, जिससे आपको थोड़ा सा माइंड में रह जाएगा। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप 9th क्लास में जाके पढ़ेंगे। मैं अपने चैनल पे ही आपको 9th क्लास का पूरा साइंस का पोर्शन कराऊंगा। अभी के लिए आप जो भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया उसको नोट कर लें और जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एक और दूसरे पार्ट को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।